सो जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के जो मैं T20 सीरीज स्टार्ट कर चुके थे उसे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस देखना चाहते हो, जेकेएसएसबी एग्जाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बनी, वहां पर जाके वीडियोस देख सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। फर्स्ट टॉपिक हमेशा की तरह जनरल अवेयरनेस वाला रहने वाला है, तो 4 क्वेश्चन पहले उसके सामने आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, गांधी जी एज डैश अराइव्ड इन इंडिया 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। आसान सा क्वेश्चन आपके लिए बना दिया है। कहा गया गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से दोबारा इंडिया में आए थे 1915 का टाइम पीरियड है। अगर यहाँ पे टाइम पीरियड ना मेंशन करा होता तो मैं बोल सकता था कुछ हद तक लेवल डिफिकल्ट बन गया था, बट यहाँ पे ईयर मेंशन कर दिया है। गांधी जी जब दोबारा साउथ अफ्रीका से इंडिया में आए थे तब उनकी एज कितनी थी, तो 1915 में आए थे, क्लियरली मेंशन करा हुआ है। गांधी जी का बर्थ कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। और इंडिया दोबारा वापस फाइनली कब आ गए थे साउथ अफ्रीका से, 9 जनवरी, जब हम एनआरआई डे सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी दिवस सेलिब्रेट कर जाता है, वो इसी वजह से करा जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो कैलकुलेट कर लो, 1869 था तो 31 साल वो वाले हो गए और 15 साल ये वाले हो गए, 46 ईयर का आपको टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है। तो 46 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है ना, 45 साल और कुछ महीने बनते उसको 46 ईयर आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये सभी के सभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन है। कुछ लेटेस्ट एग्जाम में जैसे एसएससी के होंगे, कुछ एग्जाम जो होंगे वो जेकेएसएसबी के होने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर पूछा गया, लास्ट में बताना आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, जो पहला अमेंडमेंट एक्ट था 1951 वाला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, एडिड विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल, उसमें कौन सा शेड्यूल ऐड हो गया था? क्या वो 10th था, 9th, 11th या फिर 7th था? तो वो कौन सा वाला था? 8 तो पहले से, तो 9th शेड्यूल यहाँ पर ऐड हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें बताया गया था कि स्टेट के जो लॉज है लैंड रिफॉर्म को लेकर उसके बारे में बात करी जाती है इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 9th शेड्यूल ऐड करा गया था, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम जब मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था, ये कई तरह के एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है पॉलिटी वाले सेक्शन से। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। इनमें से कौन सी जगह ऐसी जहां पर कभी भी सन की वर्टिकल रेज नहीं पड़ती हैं? श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। अब ये आपके जेकेएसएसबी में पूछा गया है और कई सारे एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है ये लोकेशन, और कई तरह के बाकी डिफेंस के एग्जाम होते हैं वहां पर भी पूछा गया है, और ये लेटेस्ट एसएससी जेकेएसएसबी भी पूछा गया था। कौन सी जगह ऐसी है जहां पर कभी भी वर्टिकल रेज नहीं पड़ती सन की? तो आपसे ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो, सन की वर्टिकल रेज की अगर हम बात करेंगे, अगर आप मैप देखते हो इंडिया का, वर्ल्ड मैप देखते हो, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखते हो, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखते हो ना, तो सन की जो वर्टिकल रेज है वो कहां पर, मूवमेंट कहां पर है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो इसका मतलब साल में एक ना एक बार किसी न किसी जगह पे इस एरिया में वर्टिकल रेज पड़ने जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके पीछे मूवमेंट हो रही है ट्रॉपिकल जोन में। अगर हम अपने इंडिया की बात करेंगे, हमारे इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, इक्वेटर के तो ऊपर आ ही रहा है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अब हमारे जम्मू कश्मीर में आता है श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर टॉप में आ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से काफी ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब वो ट्रॉपिकल जोन में तो आ नहीं रहा, सन की रेज वहां पर डायरेक्टली नहीं पड़ने वाली है। जबकि मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम की बात करेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे नीचे आ रहे हैं। तो मैंने आपको कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी आएंगे वहां पे वर्टिकल रेज सन की पड़ने वाली है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वहां पे डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ने वाली है, वर्टिकल नहीं पड़ने वाली। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, पॉइंट एट विच किशन गंगा ज्वाइंस झेलम। किशन गंगा रिवर की बात करें, इसे नीलम रिवर भी कहा जाता है क्योंकि नीलम वैली से निकलती है। बाद में जाके पीओके की अगर मैं बात करूंगा तो ये झेलम से कहां पर जाके मिलती है? तो किशन गंगा या नीलम रिवर की बात करें, झेलम से मिलती है मुजफ्फराबाद में। हम जनरली मुजफ्फराबाद ही पढ़ते हैं, लेकिन ऑप्शंस में आपको मुजफ्फराबाद दिया नहीं हुआ है, तो डोमल आपको देखने को मिल रहा है, वो वहीं पर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जीके वाले सेक्शन के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। यहाँ से आपको पता लग रहा होगा आपकी तैयारी कैसी है, आपका लेवल कैसा है। फिलहाल हम आगे चलते सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। हमारे सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो जीके के बाद इंग्लिश वाला सेक्शन आता है, तो हम चलते हैं इंग्लिश के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। इंग्लिश का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है,
नंदिनी सैड आई बॉट अ पेन येस्टरडे, इसको अपने डायरेक्ट से क्वेश्चन बनाओ नरेशन से। तो नंदिनी ने कहा, नंदिनी सैड आई बॉट अ पेन येस्टरडे, इसको चेंज करना आपको। अब चेंज कैसे, नंदिनी सैड है तो नंदिनी सैड ही रहने वाला है, वो कॉमर्स का हटाने के लिए दैट आपको लगाना पड़ेगा। अब आई को किस में चेंज करेंगे, नंदिनी के हिसाब से, तो शी आ जाएगा। नंदिनी सैड दैट शी। अब देखो बॉट अ पेन येस्टरडे, टेंस कौन सा, सिंपल पास्ट, चेंज किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, मतलब हैड यहाँ पे आना कंपलसरी है। तो हैड आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, सभी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नंदिनी सैड दैट शी हैड बॉट अ पेन। अब द प्रीवियस सॉरी येस्टरडे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे भी बनता है, तो प्रीवियस डे आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि डी ऑप्शन में नंदिनी सेज है, वो गलत हो जाएगा, नंदिनी सैड ही आने वाला है। तो नंदिनी सैड दैट शी हैड बॉट अ पेन द प्रीवियस डे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे बनते, तो इस बात का भी ध्यान देना आपको। अगर आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखते हैं वो भी ठीक था, नंदिनी सैड दैट शी हैड बॉट अ पेन, बट वहां पे येस्टरडे को चेंज नहीं करता, इस वजह से वो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इंग्लिश का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ईडियम फ्रेज वाली कैटेगरी से आया हुआ है, आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है टू प्ले विद फायर। ये जो ईडियम फ्रेज का मतलब क्या हो जाएगा, फील सिक, टू टेक फुलिश रिस्क, टू अब्यूज या शो डिसअपॉइंटमेंट। देखो टू प्ले विद फायर नाम थोड़ा एस्टिमेट भी लगा सकते हो, गेस बुक भी लगा सकते हो, उसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे रिस्की काम करना, कुछ इस तरह से काम करने से आपको बाद में नुकसान वगैरह हो सकता है, लॉस वगैरह हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो टू टेक फुलिश रिस्क है ना, फुलिश रिस्क लेना, आप ऐसा कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कई बार पूछा गया, ऑप्शंस में वेरिएशंस देखने को मिल रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, मतलब आपको एंटोनियम बताना था, बट एंटोनियम बताना किसका है, डिवियस का आपको एंटोनियम बताना है। डिवियस का मतलब क्या होता है, जो चालाक होता है, डिसऑनेस्ट होता है, चालाक तरीके से अपना काम निकलवाते हैं, इस तरह से ना डिसऑनेस्ट आप कह सकते हो। तो इसका अपोजिट आपको ऑप्शन नंबर ए में ही देखने को मिल रहा है, आउटस्पोकन, जो सीधे बात बोलते, डायरेक्टली बात बोलते, बिना सोचे समझे, है ना, कोई चालाकी वगैरह नहीं करेगा, तो अपोजिट मीनिंग आउटस्पोकन ही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं इंग्लिश के, एक तो क्वेश्चन घुमाने पड़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन की, यहाँ पर कहा जा रहा है find the part of the sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. अगर error है तो बताओ, नहीं है तो no error select कर लो। अब दिया क्या सेंटेंस वो पढ़ लेते हैं। कहा गया है near 800 million people worldwide lack updated sanitation। इसमें मिस्टेक कहां पर है वो बताना है। नियर 800 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड लैक अपडेटेड सैनिटेशन। देखो नियर 800 मिलियन पीपल, नियर हम यूज कर सकते हैं डिस्टेंस बताने के लिए ना, कि वो इसके इतने आसपास है, नियर हम वहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं डिस्टेंस के यहाँ वो करने के लिए, लेकिन क्वांटिटी बताने के लिए हम नियर नहीं, हम नियरली बोलते हैं ना। नियरली 800 मिलियन पीपल अगर होता तो वो बेटर रहता। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपको देखने को मिल रहा है, नियर 800 मिलियन पीपल, वहां पे मिस्टेक है, क्योंकि क्वांटिटी के लिए हम जनरली नियरली यूज करते, तो अगर लिखा होता नियरली 800 मिलियन पीपल, हम बोलते सही था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में एरर है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश के 4 क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हम चलेंगे रीजनिंग वाले सेक्शन की तरफ। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, बट उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने वीएलडब्ल्यू की टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन करा है तो कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। फुल कोर्स का लिंक भी मिलेगा, लेकिन हालांकि बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन दोनों जगह लिंक मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। पहले से सारे मॉक टेस्ट अपडेटेड अपलोड कर चुका हूं, वहां पर कई सारे मॉक सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट भी है, लेकिन अभी मैंने क्या करा है, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो मॉक टेस्ट पुराने थे उनमें नए क्वेश्चंस ऐड करके उनको अपडेट कर रहा हूं, और साथ ही साथ सेक्शन वाइज वहां पर मैं मॉक टेस्ट भी अपलोड करते रहूं अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से। तो ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करना होगा। रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, कहा जा रहा है मिसिंग नंबर आपको बताना है। सीक्वेंस के चल रही है आपके सामने, एक बार हम वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो मिसिंग टर्म वगैरह जो भी को पहचानना है। खुद भी ट्राई करो वीडियो को पॉज करके। यहाँ पर लिखा हो 34 71, हम इसको ट्राई कर लेते हैं। 34 है, फिर 71 है, फिर 108 है, फिर 145 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर आगे 219 है। पैटर्न पहचान लेते हैं।
34 और 71 के बीच में अगर मैं गैप बात करूं, कितना गैप हो जाएगा 40। 37 का यहाँ पर गैप आ रहा है, और अगर यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर भी 37 का गैप आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पर भी 37, यहाँ पर 37 का गैप आ रहा है। तो हर जगह 37 का ही गैप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी तो 37 का गैप होना चाहिए। तो कितना बन जाएगा 145, 150, 180, 182 मेरे पास आना चाहिए। तो 182 मुझे ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है हाउ मेनी साइकिल्स आर नॉट पैडल्स, कितनी साइकिल्स हैं जो पैडल नहीं है। आपको पता साइकिल कहां पर है, ट्राइंगल में जो भी है वो सब कुछ साइकिल है ना, और सर्कल में जो भी है वो पैडल है। आपको बोला कितनी साइकिल पैडल नहीं है, तो अगर मैं इन दोनों में जो आ रहा है वो 6, 5 आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे 2 देखने को मिल रहा है ना, इस तरह से है। और फिर सर्कल और ट्राइंगल के बीच में और क्या देखने को मिल रहा है, 3 भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे कहीं पे, है ना। आपको बोला साइकिल तो होनी चाहिए लेकिन पैडल नहीं होना चाहिए, मतलब सर्कल के बीच का आपको सब कुछ हटा देना है। तो सर्कल के बीच का मैंने जब सब कुछ हटा दिया तो ट्राइंगल में सिर्फ 6 और 5 बच रहा है और कुछ भी नहीं है। और 6 और 5 कितने बन गए 11, और 11 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको साइकिल चाहिए थी, पैडल नहीं चाहिए, तो पैडल को मैंने क्रॉस कर दिया। इस तरह से आपने देखा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो भी आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहां पर कहा गया है इफ 3 एट द रेट ऑफ 2 हैश 5 इक्वल्स टू 10, 43 हैश 9 एट द रेट ऑफ 16 इक्वल्स टू 50, देन 8 एट द रेट ऑफ 6 हैश 3 किसके बराबर हो जाएगा, आपको वो पहचानना है। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, या फिर अभी साथ साथ ट्राई करते रहो, आपको मैं आंसर बताता हूँ क्या आ जाएगा, पैटर्न क्या चल रहा है। देखो लिखो था 13 एट द रेट 2 हैश 5 इक्वल्स टू 10, ये लिखा हुआ था, है ना। अब यहाँ पे पैटर्न बचाओ, पैटर्न यहाँ पर क्या लग रहा होगा, ये 10 कैसे बन सकता है वो आपको पहचानना है। अगर मैं ऐसा करूं 13 प्लस 2 करूं वो 15 बन जाएगा, 15 में से 5 माइनस करूं 10 मेरे पास बन जाएगा। तो पैटर्न मुझे समझ आ गया, प्लस और माइनस वाला पैटर्न चल रहा है। ये अगर आप आगे लगा दोगे तो 43 प्लस 9 माइनस 16 लगा दोगे तो 43 प्लस 9 के 52, 52 में से 16 माइनस करोगे तो 30 कुछ आंसर आएगा, बट वहां पे तो 50 लिखा हुआ है, तो ये तो पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा। पैटर्न वही फॉलो हो रहा है, हम कई बार ये मिस्टेक कर देते हैं। ध्यान आपको देना है, जहां पर एट द रेट है वहां पर प्लस लगा दो, जहां पर हैश है वहां पर माइनस लगाओ, ये पैटर्न है। आगे जो क्वेश्चन देता 43 हैश 9 लिखा हुआ था, तो हैश की जगह तो माइनस लगाना था, तो मुझे पहले माइनस लगाना था, फिर एट द रेट की जगह मुझे प्लस लगाना था। समझ रहे हो, पैटर्न ये था, जहां पर पहले प्लस माइनस पैटर्न नहीं था, पैटर्न था एट द रेट को प्लस से रिप्लेस करो, हैश को माइनस से रिप्लेस करो। तो वही पैटर्न जब हमने लगाया तो 43 में से अगर मैं 9 माइनस करूंगा तो कितना बन जाएगा 36, 34 में 16 ऐड करूंगा 50 बन जाएगा। तो पैटर्न समझ आ गया। फिर 8 एट द रेट था, एट द रेट की जगह मुझे प्लस लगाना था, फिर 6 हैश की जगह माइनस लगाना था, कितना 8 और 6 14, 14 में से 3 के 11, तो 11 आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा, किसी तरह की प्रॉब्लम आप नहीं फेस कर रहे होगे, सारे पैटर्न आपको जरूर यहाँ पे समझ आ रहे होंगे। फिर आगे क्या कहा गया है, डिक्शनरी के हिसाब से आपको अरेंज करना है, जो भी इनकी अरेंजमेंट वगैरह बनती है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इससे पहले वाली वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, और रीजनिंग की तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है VLW रीजनिंग के नाम से, वहां पे रीजनिंग कंप्लीट है, वहां पे जाकर आप रीजनिंग की वीडियोस देख सकते हो। इसी तरह से जीके की प्लेलिस्ट भी है VLW की, बाकी मैथमेटिक्स और भी प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर सब कुछ तैयार कर सकते हो, सब कुछ चैनल पर भी अवेलेबल है। इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, जल्दी ही मैं ट्राई करूंगा, जो क्वेश्चन हर एक सेक्शन के 4 क्वेश्चन कर रहा हूँ वो 5 या 10 क्वेश्चन करूंगा, बट आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से आपको इनको अरेंज करना है, बताना है पहले वो कौन सा वर्ड आएगा फिर कौन सा वर्ड आएगा। अभी सभी ऑप्शंस तो एल से स्टार्ट हो रहे हैं, वहां से हम पता कर नहीं सकते, और एल के बाद अगर मैं सेकंड वर्ड की तरफ बात करूं तो हर जगह ई आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में आपको सेकंड वर्ड ए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो एबीसी के हिसाब से डिक्शनरी खुलती है, तो अगर मैं सेकंड वर्ड की तरफ देखूं हर जगह ई देखने को मिल रहा था, ऑप्शन नंबर 4 में ए देखने को मिल रहा था, इसका मतलब सबसे पहले डिक्शनरी ओपन करेंगे तो 4th नंबर वाला वर्ड ओपन होगा। अब ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चलेंगे तो आगे की तरफ ध्यान दिए ऑप्शंस की तरफ,
हर जगह 2 देखने को मिल रहा है, तो इसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाएगा। ये तो हमें ऑप्शन की हेल्प से पता लग गया। अब हमें पहचानना है कि थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट आ गया फोर्थ वाला, उसके बाद सेकंड नंबर वाला आ जाएगा। अब हमें पहले से पहचानना है तीसरे और पांचवें, इन तीनों में से पहले कौन सा आएगा वो पता करना है। पहले में क्या है, LEA है ना, LEA है। फिर तीसरे में हमारे पास LEC है और पांचवें में हमारे पास LEF है। तो देखो हर जगह LE तो कॉमन था, लेकिन जो पहला वाला ऑप्शन था उसमें LE के बाद A आ रहा था, तो सबसे डिक्शनरी में यही आना था। तो 4 to 1 से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है और 4 to 1 से 2 ऑप्शन है, आगे भी कवर करना पड़ेगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा पहले तीसरे नंबर का आएगा पांचवें नंबर का आएगा। तीसरे नंबर पे है LE, तो कॉमन था तीसरे में भी पांचवें में भी, लेकिन तीसरे में क्या है, LE के बाद C आ रहा है और पांचवें में LE के बाद F आ रहा है, तो ABC में पहले C आता है ना, इसका मतलब 4 2 1 3 ये वाली सीक्वेंस चलेगी। तो 4 2 1 3 वाली सीक्वेंस आपको ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल रही है, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। डिक्शनरी में प्रॉब्लम वगैरह आ रही है तो रीजनिंग के प्लेलिस्ट जाके देखो, वहां पर ये वीडियोस कवर करवाई हुई हैं। आप रीजनिंग में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियोस देखना स्टार्ट करो। फिलहाल हमारे यहाँ पर 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलेंगे 4th सेक्शन की तरफ, जो कि है मैथमेटिक्स वाला सेक्शन। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आपके सामने आया है, कहा गया है इफ tan A इक्वल टू 3/7, अगर tan A 3/7 के बराबर है तो बताओ कोसेक A किसके बराबर हो जाएगा। tan A आपको दिया हो 3/7 के बराबर, तो आपको बताना है कोसेक A किसके बराबर हो जाएगा। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan और कोसेक में कोई रिलेशनशिप है, अगर नहीं समझ रहे, लेकिन इतना तो पता है कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना। अगर मैं कॉट A बोल तो कॉट A किसके बराबर हो जाएगा, 7/3 के बराबर, वो तो इसका उल्टा ही होता है। अब हमें कोसेक और कॉट में एक फॉर्मूला पता है, कोसेक स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, ये फॉर्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का। तो कोसेक स्क्वायर A को मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 49/9 बन जाएगा, है ना। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 49 प्लस 9 58/9 मेरे पास बन जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ रहा है, कोसेक स्क्वायर A इक्वल्स टू 58/9, और मुझे सिर्फ कोसेक A चाहिए ना, तो स्क्वायर को हटा के यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो ये √58 बन जाएगा और इसका 3 बन जाएगा। तो √58/3 आपको ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पता तो क्वेश्चन आसान है, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो इसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ही कोई नहीं है। फिलहाल चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वो भी आपके सामने स्क्रीन में आ रहा होगा। यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। एक तो क्वेश्चन घुमाने पड़ते हैं, मैंने फोटोज गलत तरीके से क्लिक कर ली। यहाँ पर देखो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7 स्कूल। जो बार ग्राफ है आपको 7 स्कूल में जो लड़कियां पढ़ रही हैं उनके बारे में बता रहा है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए, जो नंबर है लड़कियों का ए में, इज व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन एफ, है ना। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ए वाले में वो कितने % है एफ में, एफ के हिसाब से वो आपको बताना है। तो अगर आप ए ग्राफ की बात करोगे, ए वाले साइड की बात करोगे, वहां पे कितनी लड़कियां हैं 200, और किससे कंपैरिजन करना है, एफ से कंपैरिजन करना है, एफ में 100। अब आपको परसेंटेज बताना है तो किसी भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, तो 200% हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर कहा गया है 3 मेटालिक क्यूब, 3 मेटालिक क्यूब हैं जिनकी साइड है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, इन्हें मेल्ट करा जाता है। 3 अलग अलग क्यूब हैं, इनको मेल्ट कर दिया गया। मेल्ट करने के बाद इनसे एक सिंगल क्यूब बनाया गया। तो कहा गया इफ देयर इज नो लॉस ऑफ मेटल इन द प्रोसेस, जब हम कन्वर्ट कर रहे थे 3 मेटल्स को पिघला के, 3 क्यूब को पिघला के एक क्यूब हम बना रहे थे, इस प्रोसेस में किसी भी तरह का लॉस नहीं हुआ, तो बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ न्यू क्यूब, जो नया क्यूब बन रहा है उसकी साइड कितनी हो जाएगी, आपको वो बताना है। सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि क्यूब की वॉल्यूम क्या निकालते हैं, क्यूब की साइड तो बराबर होती है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, है ना। अब जो नया क्यूब हमारे पास बन रहा है, जो नया क्यूब हमारे पास बन रहा है वो किससे बन रहा है, पुराने तीनों क्यूब्स को मिला के ही तो बन रहा है, इनको मेल्ट करके बन रहा है। तो जो नई वॉल्यूम आएगी, जो न्यू वॉल्यूम होगी, वो किसके बराबर होगी, पहले वाले क्यूब की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, साइड का क्यूब,
प्लस दूसरे वाले क्यूब की वॉल्यूम प्लस तीसरे वाले क्यूब की वॉल्यूम, इसको ऐड करते हैं, है ना, तो 216 प्लस 512 प्लस 1000। अब ऐड कर लो 1500, 1700, 1720, 1728, 1728 आ जाएगा। नया वॉल्यूम जो है, जो नया क्यूब हमारे पास बन रहा है, उसकी वॉल्यूम कितनी बन जाएगी? 1728। ये हमें समझ आ गया, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब आपको इतना पता है कि नए क्यूब की वॉल्यूम इतनी बन रही है, तो वॉल्यूम होता क्या, साइड का क्यूब के बराबर, है ना। तो नए जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम कितनी है? 1728। ये किसके बराबर? साइड का क्यूब के बराबर। और क्यूब अगर यहाँ पर आ जाएगा क्यूब रूट, ये 12 बन जाएगा। तो नए क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथमेटिक्स वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, इसे कवर करना है, फिर हम चलेंगे कंप्यूटर वाले सेक्शन की तरफ। जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, क्या अच्छे लग रहे हैं या नॉर्मल लेवल के लग रहे हैं। जैसा भी मुझे जरूर बताइएगा, फीडबैक की जरूरत है। और 20 में से कितना स्कोर आप कर पा रहे हो वो भी जरूर बताइएगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करके मैथमेटिक्स सेक्शन की, वहां पर कहा गया है इफ 17 क्यूब, देखो 17 का क्यूब, फिर कहा गया -7 का क्यूब, है ना, डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 10। अगर ऐसा है तो बताइए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब सबसे पहले यहां पर इसको साइड में रखते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आइडेंटिटी ही लगती है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है? a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसी के बराबर होता है। तो इसको हम यहां पर कर लेते हैं। a हमारे पास 17, b हमारे पास 7 हो जाएगा। देखना मुझे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 17 माइनस 7, a माइनस बी कर लिया, फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, है ना, ये मैंने कर लिया डिवाइड में। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे रख दिया, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 10। किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी, है ना। अब यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो 17 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये जो 10 मेरे पास है, जब इस तरफ आएगा वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास कितना बच जाएगा? इक्वल्स टू, मेरे पास 1 बच जाएगा। किसी तरह की प्रॉब्लम हम नहीं फेस कर रहे। और अगर मैं सॉल्व करूं तो अगर मैं 17 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 7 जा 49, 17 को 7 से मल्टीप्लाई करना था, 7 को 7 से क्या 49, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 4। 7 को 1 से क्या 7 प्लस 4, 119 यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा। यहाँ पे भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब जो नीचे यहाँ पे सब कुछ दिया है, जब यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो इसको अगर मैं ऊपर वाले स्टेप में जाके सॉल्व करना स्टार्ट करूं इसी पूरे टर्म को, तो देखो ये तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा जो हमें दिया हुआ है। ये लो गया मार्कर, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 119 तो वैसे ही रहेगा। ये सब कुछ वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस के, मुझे स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये 17 का स्क्वायर यहां पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। जब 7 का स्क्वायर इस तरफ आएगा माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा। तो के किसके बराबर बच गया? 119 के बराबर। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो मैथमेटिक्स के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने वो भी कवर कर लिए। उम्मीद करता हूं को समझ आ रहे होंगे। अब आगे चलते कंप्यूटर वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो कंप्यूटर वाले सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EPROM। EPROM की फुल फॉर्म क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इरेजेबल परमानेंट रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या एंटायर परमानेंट रीड ओनली मेमोरी। दो ऑप्शन में हटा रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर या तो ऑप्शन नंबर ए में है या तो ऑप्शन नंबर सी में है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहां पर कहा गया है विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वर VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इन। कौन सी जनरेशन कंप्यूटर की ऐसी जिसमें VLSI यूज कर जाता था ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज कर जाते हैं। पहले आपको पता है वैक्यूम ट्यूब थे, फिर ट्रांजिस्टर थे, फिर IC इंटीग्रेटेड सर्किट आए, फिर वेरी लार्ज स्केल में आ गए। तो फोर्थ जनरेशन आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सेक्शन के थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम भी डिस्कस करा था, वहां पे ऑप्शंस आपको अलग दिए गए थे। जितने भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है नाम याद कर लेना सभी के। तो इसमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिला, नॉट ऑन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कंप्यूटर के लास्ट सेक्शन की बात करेंगे, कहा जा रहा है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सभी के सभी जेकेएसएसबी में आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वैलिड ईमेल आईडी, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसे जो वैलिड ईमेल आईडी को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो आपको जो ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है, यूजर जो भी आप नाम रखते हो @gmail.com, ये एक वैलिड ईमेल आईडी का फॉर्मेट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ T20 सीरीज के जो टॉप 20 क्वेश्चन आज हमने वो कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूं आपको सही लगे होंगे। किसी भी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू एंड जय हिंद।